हाँ जी, तो राम राम जी साहब। और क्यों, उम्मीद करो बढ़िया होगा। ठीक, तो अपनो परमाणु अणु चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो तैयारी बढ़िया चलती होगी। और जका फोर्थ ग्रेड की जो 19 तारीख को एग्जाम है, बच्चा को 19-20 या 18-19-20 को जो भी है शिफ्ट टर्म एग्जाम होने वाला है। तो बिना साइंस का 5 या 6 टॉपिक दे रहा है, जगह कि अपना यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर फिर भी थारी डिमांड है तो मैं यहाँ करूंगा एग्जाम पहले क्वेश्चन आंसर करवाने को प्रयास करूंगा। तो एग्जाम पहले आप क्वेश्चन आंसर की बात करा, तो आज आप क्वेश्चन आंसर शुरू कर लिया। ठीक है, पहले मैं सोचो अपना टॉपिक करवा दिया, फिर मैं सोचो बच्चों को एग्जाम है तो आप क्वेश्चन आंसर करवा दिया। अब भी जस्ट की दिमाग में आई है तो आप क्वेश्चन आंसर कर दिया नहीं। ठीक है, तो आज आप क्वेश्चन आंसर कराना बढ़िया। देखो, तो भी वास्ते में थोड़ी सी बुक की भी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब मैटर देखना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन बैठा है, स्लाइड कौन तैयार कर सकूं थाने भी पता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बुक की सहायता लूंगा, थाने पहले ही बता दियो है। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन इससे जको अपन कुछ टॉपिक इससे जको अपन जरूरत ही कौन पड़े। देखो, तो अपना टॉपिक क्या फोर्थ ग्रेड की बात करना जी, राजस्थान में 52,000 पद पर आईडी नहीं, कितना हजार पद पर, 52,000 पद पर वैकेंसी है बिंगमा। साइंस आवेगी प्यारे बच्चों 5 या 6 नंबर की, 5-6 क्वेश्चन आएगा, 5-6 नंबर की साइंस है। अब कई बच्चा क्या 5-6 नंबर की साइंस है छोड़ दें, तो मैं बना आई राय देनी चाहूंगा भी अगर छोड़नी चाहो तो छोड़ इसको। देखो मेरा सब्जेक्ट है तो भी मैं था छोड़ ली चाहो तो छोड़ इसको, लेकिन 5-6 नंबर हर लिए कोई वैल्यू ना करता होना, लेकिन बिन पूछ के देखियो जो पॉइंट 25 में रही हुआ है। 5-6 नंबर की वैल्यू बिन पूछ के देखियो जो फाइनल सिलेक्शन पॉइंट 25 हो रही हुई। ठीक है, अब ज्यादा मन था बताने की जरूरत को नहीं। तो अपना पहला टॉपिक ये है, पहले टॉपिक है प्यारे बच्चों भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इन टॉपिक के बारे में मैं पूर्णतः करवा चुका हूं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन मेरी यूट्यूब की पहली क्लास है। यूट्यूब पर मैं पहले दिन पहली क्लास यूट्यूब पर मैं पेश करी, तो मैं पहले टॉपिक में वही करवायो किसो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आप क्वेश्चन बात करना, क्वेश्चन क्या बनेगा। चलो पहले क्वेश्चन देख लिया जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछो जावे, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछो जावे। क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो एक क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आरपीएससी और आरएमएमएसडी को फेमस क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, जेल प्रारंभ क्वेश्चन पूछो। इनका मैं था ऑप्शन दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन ऑप्शन पर ही है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी रासायनिक व भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दो जकान मेरी क्लास देखी है, जकान इस चीज को पता है। 5 सेकंड है थारकन, जवाब दो। देखो ईमानदारी में जवाब दोगा तो सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखो वो किसका परिवर्तन है, अगर वो क्वेश्चन ऑप्शन देके करना होगा तो प्यारे बच्चों इसको सी ऑप्शन आएगा, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन दोनों। मुझे समझ में कौन आयो, क्यों कौन समझ में आयो, समझ में आसी भी, बिल्कुल समझ में आसी। रासायनिक परिवर्तन भी और भौतिक परिवर्तन भी है। चलो समझाऊं किया। तो मैं छोटी सी मोमबत्ती बनाऊं, ज्यादा मोटी कौन बनाऊं, छोटी सी। एक पास छोटी बना दी, एक पास मोटी बना दी, नहीं कोई बात नहीं। अब मोमबत्ती बना दी, जलन लग रही, तो भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी। अब भौतिक परिवर्तन किया, देखो अब मोमबत्ती जलेगी, इनकी हीट होगी, उष्मा होगी, तो इन मोम के वगो पिघलेगो, और पिघल पिघल के मोम नीचे इकट्ठ हो जाएगा। मोमबत्ती जब पूरी गिरेगी, जब से देखो वह मोम है जो पूरा पूरा इकट्ठ होगी। तो अब मोमबत्ती की बनेड़ी है, मोम की बनेड़ी है, और ओ मोम वो भी मोम है। तो पहला मोम हो जो एक स्ट्रक्चर में हो, एक आकार में हो। अब कोई आकार को नहीं, अनिश्चित आकार बन गई, फैल गई, यहाँ बैठा फैल गया ये, तो सिर्फ उसके आकार में परिवर्तन है, मोम से कोई नई चीज तो नहीं बनी। अब इसे आप मोम को इकट्ठा करो, इसी मोम को आप इकट्ठा करो और क्या करो, इससे आप नई मोमबत्ती बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर।
तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसे है? ये मोमबत्ती जो जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। अब एक चीज देखो, ये जल रही है, ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें ऊष्मा का ह्रास हो गया। ये धागा है, जो ये धागा जल गया। अब ये मोमबत्ती पहले जैसी मोमबत्ती नहीं रही, यानी कि इसी मोमबत्ती को आप दोबारा नहीं जला सकते, पिघल गई, रासायनिक परिवर्तन हो गया, समझे? क्योंकि ये सिर्फ मोम पिघला है, तब मोम पिघला है, मोमबत्ती जल रही है तो मोम पिघल भी रहा है और मोमबत्ती जल भी रही है, दोनों काम हो रहे हैं। मोम पिघल भी रहा है और मोमबत्ती जल भी रही है, तो दोनों परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कैसे करोगे, ये ऑप्शन हटा दिया, लो जी। अब बताइए मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो अब आप कहोगे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब ये जलना की जगह जलना हटा दे और बोल दे पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? अब आप बोलोगे मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं, यानी कि इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर मैं वापस जलना लिख रहा हूं, मोमबत्ती का जलना। इस जलना का मतलब क्या है? जेलस नहीं है प्यारे बच्चों, इस जलना का मतलब जेलस नहीं है। आप जैसे आपसे कोई जलता है ना, आपसे, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छी कोचिंग जा रहे हो, अच्छी क्लासेस देख रहे हो, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो लोग आपसे जलते हैं जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं। तो ये बहुत जलना नहीं है, ठीक है। ये है जलना का मतलब होता है ज्वलन। अब कोई चीज जलती है, जैसे कागज जलना, लकड़ी जलना, तो उसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब कागज को जला दिया आपने, चलो आपके सामने अगला प्रैक्टिकल मैं करूंगा, प्रैक्टिकल से समझाऊंगा। अब जलन से ऊर्जा बाहर निकल रही है, ये जल गया। अगर कोई भी चीज जल रही है, अगर कोई वस्तु जल रही है, तो वह रासायनिक परिवर्तन दर्शाएगी, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाएगी। कौन से परिवर्तन को दर्शाएगी जी? रासायनिक परिवर्तन को दर्शाएगी। कौन से परिवर्तन को दर्शाएगी? रासायनिक परिवर्तन को दर्शाएगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बारे में एक ही क्वेश्चन को मैंने आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर है। अगर आपको कोई भी चीज पूछ लेना, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर वो पूछ ले बल्ब का जलना, ट्यूबलाइट का जलना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो प्यारे बच्चों ये आपका होगा, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा जी? भौतिक परिवर्तन होगा। कैसे सर? अब देखिए, आप ट्यूबलाइट जलाते हो, अब जैसे आपको पता है, मैं भी अब ट्यूबलाइटें जला रखी है, मैंने कितनी जला रखी है? 4 और 2 6 लाइटें जला रखी है, ठीक है। तो ये जल रही है, तो क्या इससे ऊष्मा निकल रही है क्या? अगर प्रकाश चक्र में जाए तो ऊष्मा निकल रही है, क्योंकि प्रकाश भी एक ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन अपने थोड़ा सा रासायनिक और भौतिक में देखें, तो जैसे ही मैं लाइट ऑफ करूंगा, तो क्या बल्ब से कोई नई चीज बनेगी? नहीं, वो बल्ब वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। बल्ब से कोई नई चीज नहीं बने, वैसे इसमें ऊष्मा, जब तक उसको ऊष्मा मिल रही है, उसको विद्युत ऊर्जा मिल रही है, तो वो हमें प्रकाशीय ऊर्जा दे रहा है। जैसे विद्युत ऊर्जा हम खत्म करेंगे, प्रकाशीय ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। अभी इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस आराम से देखते रहिए। इस क्लास को आराम से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको 4-5 बातें क्लियर करवा दी हैं। अब आपके सामने मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करूंगा, वो भी आप देखना, वो भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। एक बार एग्जाम में एक बच्चे ने पूछा था, मैंने पूछा कि कागज का कटना या कागज का फटना लिख देते हैं, कौन सा परिवर्तन है? तो एक बच्चे ने बोल दिया कि सर रासायनिक परिवर्तन होगा। बच्चे ने बोला कि सर रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे होगा प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन? इसको समझाते हैं। ये देखिए, ये आपके पास कागज की शीट है, यहां पर क्या होगा? कागज का फटना। मैं इस कागज को फाड़ देता हूं, आपके सामने इस कागज को फाड़ दिया। क्या इससे कोई नई चीज बनी? मैं पहले भी इस कागज पे लिख सकता था, अब भी इस कागज पे लिख सकता हूं।
तो क्या हुआ, सिर्फ आकार चेंज हुआ है, इस कागज के गुण चेंज हुए, इसके गुण चेंज हुए नहीं हुए सर, कागज का कागज ही रहा ना, कागज का कागज है, इसको और छोटा कर दूंगा तो क्या होगा, लो जी इसको और छोटा कर देते हैं, तो इसके सिर्फ आकार चेंज हुआ है, गुण चेंज नहीं हुए। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, कागज का कटना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन। अब मैंने जो जलने वाली बात बताई थी आपको कि कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है, कागज का जलना, एग्जाम्पल मैं कागज से समझा रहा हूं जलने वाली चीजों का, लेकिन आपको जो भी जिस चीज का ज्वलन हो रहा है, कोई चीज जल रही है, तो वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा, सिर्फ बल्ब या ट्यूबलाइट को छोड़कर। ठीक है, ये कैसे होगा, प्रूफ करते हैं इसको। अब ये मैंने जो कागज लिया है, ठीक है, पहले अपने क्या किया था, थोड़ा सा पंखा बंद कर देता हूं, देखो ये मैंने आपको, ये आप लकड़ी भी मान सकते हो, ठीक है, पर सभी आप जलने वाला एग्जांपल समझा रहा हूं, देखना, इसको मैंने अभी आपके सामने दिला देता हूं मैं, ये देखो प्यारे बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, जो अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं तो वो घर पे इस प्रैक्टिकल को ना करें, ठीक है, मानहानि हो सकती है आपको। ये आपके सामने ये कागज जल रहा है, देखो जल गया, तो अब वीडियो में तो आपको नहीं जलता हुआ तो दिख गया, लेकिन नीचे राख पड़ी है, तो आपको राख नीचे से नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इस जले हुए कागज से हमें क्या प्राप्त हुई वो देख लेते हैं। कागज जल गया, कागज के जलने के बाद हमें क्या प्राप्त हुई, राख प्राप्त हुई। अब आपको बोल दिया जाए कि इसी राख से आप दोबारा कागज बनाइए, इसी राख से आप दोबारा कागज बनाइए, तो क्या आप इसी राख से दोबारा कागज बना दोगे, इसी राख से आप दोबारा यही कागज बना दोगे क्या, नहीं बन सकता। तो उस कागज का मैंने जला दिया, तो उसके रासायनिक जो पहले वाले गुण धर्म थे वो खत्म हो गए। अब उस राख पे आप लिख सकते हो क्या पेन से, पहले तो मैंने कागज के 2 टुकड़े किए, तो आप पहले टुकड़े पर भी लिख सकते थे, दूसरे टुकड़े पर भी लिख सकते थे, गुण तो वही थे, सिर्फ आकार चेंज हुआ। लेकिन अब मैंने कागज को जला दिया, राख बन गई, अब इस राख से वापस आप कागज बना सकते हो, या जो काम कागज कर सकता था वो काम ये राख करेगी, नहीं करेगी। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होगा ना, वो हमेशा एक दिशा में चलेगा, एक बार जो चीज हो गई वो हो गई, दोबारा उसको नहीं सही कर सकते। भौतिक परिवर्तन में अंगूठा जल गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अब भौतिक परिवर्तन में होगा क्या, वो चीज दोबारा रिवर्स हो जाएगी, यानी कि कागज को मैंने फाड़ दिया, उसको मैं दोबारा जोड़ सकता हूं और उसके गुण वो ही रहेंगे, कोई नया गुण चेंज नहीं आएगा। अब इसको एक बार और समझते हैं, एक चीज अपने और समझते हैं इसके बारे में। अब बच्चे बोलेंगे सर आप बार बार कहां चले जाते हो, है ना, कहीं नहीं जाते भैया, आपको छोड़ के यही है, बस आपको समझाना था, थोड़ी सी चीजें समझा दी। अब लाइट ऑन कर लेते हैं, पंखा ऑन कर लेते हैं। चलिए, ये बात आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एक चीज और, बादलों का बनना, बादल बनना, बादल बनना कौन सा परिवर्तन है भाई, भौतिक परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, बादलों का बनना। कैसे होगा सर, भौतिक परिवर्तन कैसे होगा, बादल कैसे बनते हैं, वाष्प, जहां भूमि पर बारिश होती है, भूमिगत जल जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर जाता है, ऊपर इकट्ठा होता है, बादलों का निर्माण होता है, बस बादल बन गए, वही बादल दोबारा बरसेंगे, मतलब जल चक्र चलता रहता है, कोई नई चीजें नहीं बनती। ये भौतिक परिवर्तन हो गया। चलो अब एक रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं, मेहंदी का रचना, मेहंदी का रचना, मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, सिर्फ पढ़ाई तक बता रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन होगा, कैसे होगा, रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, चलो मैं बता देता हूं। रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि जो मेहंदी होती है,
वो पौधे से प्राप्त होती है, उसको पीस कर मेहंदी का पाउडर बनाया जाता है, उसमें पानी मिक्स कर लिया, पानी मिक्स करके उसका पेस्ट बन गया। अब आपने तो लड़कियां लगाती हैं, लड़के तो कम ही लगाते हैं, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, खास करके लड़कों को मैं ये बोल रहा हूं कि ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन याद कर लो, ठीक है, 4th ग्रेड में हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके भी हाथों पे मेहंदी लग जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इस मेहंदी का रचना को समझ लो भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर भौतिक परिवर्तन कर दिया मेहंदी का रचना तो आपके हाथों पे मेहंदी नहीं लगेगी, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूं, कोई सीरियस मत लेना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। मेहंदी का रचना है रासायनिक परिवर्तन। कैसे? क्योंकि जो मेहंदी, अब जैसे मान लीजिए लड़कियां हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो सूख जाती हैं, तो उस सूख जाती है तो वो जो कलर होता है वो हाथों पे रच जाता है, मेहंदी रच गई। अब जो उतरी हुई मेहंदी है, यानी कि जो आपने हाथ धो लेते हो उस मेहंदी से, ठीक है, या उसको थोड़ी थोड़ी करके आप उतार लेते हो, तो उसी मेहंदी को आप दोबारा नहीं रचा सकते, वो तो रच गई, अब उसके गुण हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। तो मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब कई बार क्या होता है कि लड़कियों के कुछ मेहंदियां तो ज्यादा अच्छे से रची जाती हैं और कुछ की कम रचती हैं। कई बार मेहंदी ज्यादा रची जाती है और कई बार मेहंदी कम रची जाती है। बोलते हैं कि वो अपने जैसे आपस में बात करते हैं कि आपके हस्बैंड तो मुझे ज्यादा, कि मेरे हस्बैंड तो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए मेरी मेहंदी गाढ़ी रच गई, तेरे हस्बैंड तुझे कम प्यार करते हैं इसलिए तेरी मेहंदी कम रच गई। तो ये प्यार प्यार का चक्कर नहीं होता। मेहंदी का रचना मैं पहले बता देता हूं, मेहंदी का रचना होता है रासायनिक परिवर्तन, और वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मेहंदी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी मेहंदी ज्यादा रचती है और जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती वो कम रचती है, ठीक है। कई बार बॉडी जो हमारी होती है वो प्रत्युजरता दिखा देती है, प्रत्युजरता। अब आप बोलोगे सर प्रत्युजरता क्या होती है? तो एलर्जी होती है। कई बार मेहंदी एलर्जी भी दिखा देती है, ठीक है। कईयों के जैसे हाथों पे ना मेहंदी लगाने से खारिश होने लग जाती है, या हाथों पर हाथ फूल जाते हैं, जहां जहां मेहंदी लग जाती है वहां पे डिजाइन बन जाते हैं वैसे। तो ठीक है, मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला बात करते हैं अपने, कौन सा कोई भी एक परिवर्तन बताइए। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसे है? इस जल को आप फ्रीजिंग करिए, क्या करिए? फ्रीजिंग, हिमनन बोलते हैं फ्रीजिंग को, हिमनन। याद रखना है एग्जाम में कई बार आप जमना याद है आपको, जमना भी याद है, फ्रीजिंग भी याद है, लेकिन आपको हिमनन नहीं पता होता। तो हिमनन का मतलब भी जमना ही होता है। तो बर्फ, जल को आप हिमनन करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे तो बर्फ बन जाएगी। अब इसी बर्फ को आप क्या कीजिए, उबालना या इसको गर्म करना। इसको बर्फ को गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वापस जल में बन जाएगी। ये जल वापस बर्फ बन जाएगा और ये बर्फ वापस जल बन जाएगी। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब एक अगला परिवर्तन के बारे में और बात कर लेते हैं। आपका कौन सा? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो दूध से दही पता नहीं बन रहा है, पता नहीं बन रहा, पर ये टॉपिक देखे दिमाग का दही जरूर बन रहा है ना। तो दूध से दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये है प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है रासायनिक परिवर्तन? देखो, दूध की बात कर लेते हैं अपने। पहली बात, इनमें रासायनिक परिवर्तन में गुण अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि इसके और इसके गुणों में दिन रात का अंतर है। कैसे? पहला तो ये तरल होता है, ये दही होती है वो ज्यादा गाढ़ी होती है, ये कम गाढ़ा होता है, ये ज्यादा गाढ़ी होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। दूसरी बात, दूध होता है ना जो मीठा होता है, कैसा होता है? दूध आपका टेस्ट में मीठा होता है और दही टेस्ट में कैसे होती है? खट्टी होती है, ठीक है जी। दो चीज हो गई। तीसरी बात करें, दूध में जो शर्करा होती है, दूध में जो शर्करा होती है वो कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। तो दही में शर्करा नहीं होती, कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। दूध में कोई जीवाणु नहीं होता, कोई जीवाणु नहीं होता, और दही में जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। तो अब देखो, ये है आपका दूध। मम्मी ने बोल दिया कि बेटा सुबह दही जमानी है लड़कियों को। लड़के तो पता ही है दूध पी के सो जाते हैं। मम्मी ने बोल दिया बेटा सुबह दही जमानी है, तो लड़कियां क्या करती हैं? जामन डालती है इसमें, जामन।
अब जावन जो हिंदी वाले बच्चे हैं या जो शहर वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं और बागड़ी फैमिली से, तो मुझे थोड़ा पता है जावन क्या होता है। छाछ का थोड़ा सा भाग होता है, छाछ का थोड़ा सा भाग होता है। इसको इस गर्म दूध में, जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है, इसमें डाल दिया जाता है और रात भर के लिए रख दिया। सुबह देखते हैं ना तो ये पूरा दही बना हुआ होता है, सुबह ये दही बना हुआ होता है। इस छाछ में तो दही में जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो ये जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि करता है और दही बना देता है। अब मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि मुझे इसी दही से आप दूध बनाकर बताओ, इस दही से वापस दूध बनाओ, बना दोगे? दूध तो नहीं बना देंगे सर, पर छाछ जरूर बना देंगे। दूध तो नहीं बना सकते, छाछ बना देंगे। तो प्यारे बच्चों, छाछ तो आगे का प्रोसेस है, लेकिन मुझे दही से वापस दूध चाहिए, तो आप दूध से दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो आपका कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। और देखिए, अगर फिर भी आप इस क्लास को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ और चीजें अगर आपको पूछनी हो, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए अब छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं कुछ। मानव रोग से क्वेश्चन आ जाता है, मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। मानव रोग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये, रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सर रोगों का अध्ययन तो आपने बताया था पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी याद रख लेना है, एग्जाम में काम आएगा। अब देखो मैं आपको चीज बताता हूं, यूट्यूब पर साइंस बहुत अच्छे अच्छे टीचर करवा रहे हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर करवा रहे हैं। ठीक है। और आप बोलोगे कि सर आप तो रोज ये कमी बताते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन लिख के बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की जरूरत होगी मैं ऑप्शन लिख के करवा दूं। अब इसमें ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी है, बस बात खत्म। कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या है आपका? ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी यही तो है। एक क्वेश्चन यहां से क्या बता रहा, जो रोग कारक होते हैं, रोग कारक। अब रोग कारक क्या होते हैं? दो शब्द बताता हूं, रोग कारक और रोग वाहक। मानव रोग वाले में मैं अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो मानव रोग वाली क्लासेस आप देख लेना पीछे जाके। रोग कारक वो होता है जिससे रोग हमें फैलता है, जिससे हमें रोग होता है। जैसे जुखाम के लिए देख ले, जुखाम किससे होता है? जुखाम, जुखाम मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, कमेंट सेक्शन में बताना। राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। ठीक है। लेकिन रोग वाहक, जुखाम हमें फैलता कैसे है? रोग वाहक तो जुखाम में छींकने से फैलता है, तो ये छींकना या मानव द्वारा वाहक जो इस रोग का वहन करता है। ठीक है। जैसे मलेरिया की बात कर ले, मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया का जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजो आता है ये। ठीक है। और वाहक क्या होता है इसका? मलेरिया का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है। तो रोग कारक वो होता है जिससे हमें रोग फैलता है, और रोग वाहक वो होता है जिससे रोग फैलाता है, जो रोग का वहन करता है, आगे से आगे फैलाता है। ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब अपने एक चीज और देखते हैं, जैसे आप मुझे बताइए, किसका बताइए? आंत ज्वर, आंत ज्वर कभी सुना है नाम? जिन्होंने अच्छे से तैयारी की उन्होंने तो सुना है, लेकिन इसका एक अन्य नाम आपको बता दूंगा ना, आप आराम से बता दोगे, टाइफाइड। टाइफाइड एक रोग है। कौन सा? टाइफाइड एक रोग है। ठीक है। तो ये रोग फैलता किससे? पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये मैं क्वेश्चन आपको करवा के बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आपको आ गया, क्वेश्चन नंबर, टाइफाइड, टाइफाइड फैलता है या टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इस टाइप से मैं क्वेश्चन को आपको टाइप बता रहा हूं, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इसका ये टिक कर दोगे, जीवाणु से फैलता है टाइफाइड। तो कौन सा जीवाणु होता है? नाम भी बता ही देता हूं साथ के साथ, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला
टाइफी। ठीक है, ये हो गया आपका जीवाणु। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, कोई भी रोग दे देगा वो रैंडमली, आपको कोई भी रोग उठा के बोल देगा और इनमें से बोल देगा। और ये जो एक साथ के साथ आपको मैं बात बताता हूं, अगर कोई भी रोग जीवाणु से फैले या विषाणु से फैले या कवक से फैले या प्रोटोजोआ से फैले, तो ये जो सारे रोग, इन चारों से जो फैलने वाले रोग होंगे ना, उन्हें आप संक्रामक रोग की श्रेणी में रखोगे। कौन सी श्रेणी में? संक्रामक रोग की श्रेणी में। संक्रामक रोग की श्रेणी में आप इसे रखोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कोई देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन अपने मान लेते हैं कि जुकाम का बता दिया मैंने आपको। दूसरा टीबी, नाम सभी ने सुना है टीबी। टीबी रोग के बारे में सुना होगा, है ना? इसका एक अन्य नाम है राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस या काक, ये इसके नाम है इतने। अब टीबी आपने सुना है, उसने आपको ये राजयक्ष्मा दे दिया। राजयक्ष्मा का रोग कारक बताइए। अब आप बोलोगे मैं तो कभी सुना ही नहीं राजयक्ष्मा, तो टीबी का ये नाम क्या है? राजयक्ष्मा है। तो इसका जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरिया, सॉरी वायरस नहीं होता, जीवाणु होता है, सॉरी, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, इस तरह से जैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आएंगे जो टॉपिक से हैं वही बताता हूं। ठीक है, अब वो बोल देगा अनुवंशिकी के पिता, सभी जानते हैं अनुवंशिकी के पिता कौन होते हैं भाई? कमेंट सेक्शन में बता देना, सभी को पता है, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। चलो मैं थोड़ा सा क्या बच्चों इंक डाल लेता हूं मार्कर में। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। अब मानव शरीर ये क्वेश्चन उठा लग सकता है, जैसे मैंने आज ही क्वेश्चन देखा था एक, कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था आज कोई क्लास में। तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी त्वचा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 70% बच्चे यही आंसर देंगे। 70% बच्चे यकृत ऑप्शन करेंगे। 101% तो नहीं कह सकता, 70% बच्चे ये यकृत ऑप्शन करेंगे। क्या ये सही है? नहीं है। चलो एक एक ऑप्शन की बात करें तो जो हृदय होता है, हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग होता है। व्यस्ततम अंग होता है। अगर ये सो गया, ये कभी नहीं रुकता, ये अपना काम को लगातार जारी रखता है, कभी नहीं सोता हृदय। ठीक है, और हमारा हृदय ये नहीं होता, बहुत बार करवा दिया मैंने। ठीक है, ये हृदय होता है मेंढक का, डिड्र का होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता हमारे हृदय। रफली बना देता हूं, हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं इस तरह से। ठीक है, दायालिंद बायालिंद, ये हृदय वाला चैप्टर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में होनी चाहिए। मस्तिष्क बड़ा अंग हो ही नहीं सकता। कैसे होगा बड़ा अंग? हमारा जो ये मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, ठीक है, इसका एवरेज वजन पूछे तो 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, महिलाओं में पूछे यानी कि मादा में पूछे
तो मादा में इसका वजन होता है जी 1200 ग्राम और नर में इसका वजन होता है जी 1400 ग्राम। हंसना मत भाई, कोई कमेंट सेक्शन में फालतू मत बोलना, ठीक है। बता देता हूं, मादा में 1200 ग्राम होता है और नर में 1400 ग्राम होता है। तो महिलाओं में 200 ग्राम दिमाग की कमी होती है। उसके बाद में यकृत की बात करते हैं। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखना ये क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। इसे रासायनिक कारखाना भी बोलते हैं शरीर का, रासायनिक कारखाना। साथ के साथ एक और बात बता देता हूं यकृत की। यकृत भ्रूणीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी बनाता है, आरबीसी का निर्माण। कमेंट सेक्शन में बताइए आरबीसी का निर्माण वैसे कहां पे होता है? तो वैसे होता है सर अस्थि मज्जा में। कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण वैसे तो हमारे अंदर तो होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जो बच्चा छोटा भ्रूणीय अवस्था में होता है, फीटस अवस्था में होता है, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, तो उसमें जो उसकी होता है भ्रूणीय अवस्था होती है, उसमें जब तक बोन मैरो का निर्माण नहीं हुआ होता तब उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा, स्किन। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए बस सुनते रहना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ आपके पास है, आपने पहले क्लासेस देखी हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं फिर भी अगर कोई मिसवर्ड जैसे कि कोई गलत शब्द बोल दिया जाए, वैसे गलत शब्द नहीं, पढ़ाने में जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज गलत बता दी हो, पहली बात तो 99.99% गलत मैं बताऊंगा ही नहीं, पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन कई बार बताना कुछ होता है, मुंह से शब्द कुछ निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूं, कई बार हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे उस चीज को पकड़ते हैं, जो पढ़ाया वो नहीं पकड़ते, जो नहीं पढ़ाया है, जो गलत बता दिया उसको पकड़ते हैं कि सर आप ये चीज गलत बता दी। थोड़ा सा पकड़ना भी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्लास को अच्छे ढंग से देख रहे हो। अगर ये चीज बताते हो ना कि सर आपने यहाँ पर चीज गलत बोल लिया, तो इसका मतलब आप क्लास को ढंग से देख रहे हो, ठीक है। कई बच्चे उसको गौर ही नहीं करते, जो बता दिया ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए अपने बात करते हैं अक्रिय गैसों की, देख लेते हैं अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं। अक्रिय गैसों को कहां रखा गया है? तो ध्यान देना 18वें वर्ग में रखा गया है, ठीक है। 18 वर्ग कौन कौन से? ट्रिक याद करवाई थी ना, याद है क्या? चलो नहीं याद है ना, अगर, कर, जीरो, रन, है ना अगर कर, जीरो रन, है ना अगर कर, जीरो रन, हो गई याद। ये सारी आपकी अक्रिय गैसेज हैं, यानी कि ये कोई क्रिया नहीं करती। इनके 8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। अब हीलियम की क्या खास बात है? मैंने अभी क्या बोले, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, लेकिन इसके पास पी उपकोष ही नहीं होता, इसके पास पी उपकोष ही नहीं है। इसके पास क्या होता है? इसका 1s2 होता है, इसके पास पी उपकोष ही नहीं होता, फिर भी इसे पी वर्ग में रखा गया है, और सॉरी पी ब्लॉक में रखा गया। किसमें रखा गया इसको? पी ब्लॉक में। पी उपकोष भी नहीं है, फिर भी ये पी ब्लॉक में है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। उसके बाद में सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस होती है ये, हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है, इसको हवाई जहाज के टायरों में। और इसके बारे में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, कभी गए होते हैं अंतरिक्ष में, अगर कभी मौका मिले अंतरिक्ष में जाने का, तो आप एक चीज नोट करना, जब आप अंतरिक्ष में जाओगे, ठीक है, कैसे जाओगे? अच्छे वैज्ञानिक बनोगे तभी जाओगे। जब आप अंतरिक्ष में जाओगे तो आपको ना जो ऑक्सीजन सिलेंडर इस तरह से आपके बैग में पीठ पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर टांग दिया था, उसमें जो O2 गैस तो भरी होती है, प्लस हीलियम गैस साथ में भरी होती है, ताकि आपको हल्का फील करवाए वो, ठीक है। हल्की सबसे गैस होती है, और साथ में ऑक्सीजन और हीलियम आपस में अभिक्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, ये क्रिया करता ही नहीं है। अब क्रिया नहीं करेगा, सीधी सी बात है, तो ऑक्सीजन इसके साथ बनी रहेगी। अब ये ऑक्सीजन, ये जो आपकी हीलियम है, ये हीलियम हमारी बॉडी में जाए तो कोई रिएक्शन नहीं करेगी, कोई रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। अब इसमें एक अपवाद और है, ये पहले मैंने बता दिया था कि जो साइंस होती है वो जो आपकी केमिस्ट्री होती है वो अपवादों से भरी हुई है। तो जीनोम का क्या अपवाद है? जीनोम का अपवाद है कि ये अक्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय तत्व है, यानी कि ये जो वर्ग वाले जितने भी तत्व, ये वर्ग वाले तत्व जितने भी हैं, कोई रिएक्शंस नहीं करते, लेकिन ये फिर भी बेशर्म है। 6
6 यौगिक और बना लेता है ये, इतनी पावर है इसके पास, 6 यौगिक और है इसके, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, संपूर्णतः, मतलब ये इतना ज्यादा शरारती कह सकते हैं कि यार तू बढ़िया स्टेबल है, क्यों मथा मार रहा है किसी के साथ, लेकिन फिर भी नहीं टिकना अपने को, तो 6 यौगिक ये और बना सकता है, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे हल्की गैस होगी हवाई जहाजों के टायरों में हो गई, ठीक है, पी ब्लॉक में नहीं रखा गया, 18वें वर्ग में रखा गया है, ये गैसेज होती हैं, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जैसे जैसे मेरे क्वेश्चन माइंड में आएंगे मैं आपको वैसे वैसे करवाता जाऊँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, जैसे बताइए भाई, मानव शरीर का देख लेते हैं, कौन सा, कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी। कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, तो देखो बच्चों कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपिस और ऑप्शन डी इंकस। बताइए, चलो मैं बता देता हूं, मैलियस और इंकस और स्टेपिस, ये तीनों होती हैं हमारे कान की हड्डियां, कान के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं? तीनों कान में। ठीक है, फीमर होती है वो पाई जाती है हमारी जांग में, यानी कि पैर में। ठीक है, मानव शरीर की मैंने क्या पूछा, सबसे छोटी, तो फीमर तो आपको पता है जांग में है, पैर में है, तो सबसे बड़ी होती है, तो फीमर कौन सी होती है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और सबसे छोटी होती है प्यारे बच्चों स्टेपिस। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा दिए एक क्वेश्चन के साथ। चलिए मानव रोग से भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, जैसे जैसे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे आपको मैं करवाता चलूंगा। अब मुझे जो लगता है कि जहां से क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैं आपको करवा देता हूं। एड्स, ए डी एस, एड्स। एड्स की बता देता हूं आपको मैं बात। वैसे अगर ये एड्स में से क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? एड्स एक रोग है क्या? है रोग? तो किस किस को लगता है कि एड्स एक रोग है? ये रोग नहीं है, तो क्या है? अब बताऊंगा कि ये रोग क्यों नहीं है। ठीक है, देखना ध्यान से। पहले इसका पूरा नाम पूछ लेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो, कहीं कहीं भी आपको इम्यूनिटी भी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफी भी लिखा हुआ, डेफिशिएंसी, या कहीं कहीं आपको डिफिशियंसी भी लिखा मिल सकता है, ऑफ सिंड्रोम। ये तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में लिख लें, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ये इसका होता है। तो सर आप तो ये बता रहे थे कि ये रोग नहीं है, रोगों का समूह होता है, रोगों का समूह है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार ये था, सिंड्रोम का क्या अर्थ है? तो सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों का समूह है, रोगों का समूह करता है। एड्स का जो आपका सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों का समूह है। तो क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए बंदा कोई एड्स से ग्रसित है तो उसको एक रोग नहीं होता, सारी रोग हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इम्यूनो सिस्टम में कमी, इम्यूनिटी में गिरावट, WBC का ह्रास, ये सारी बातें मैंने अपने कर ली थी। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। 2 क्वेश्चन बता दिए, सिंड्रोम का अर्थ बता दिया, फुल फॉर्म बता दी। इसका जो वायरस होता है, वायरस कौन सा होता है भाई? HIV। कौन सा वायरस? HIV। तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ वायरस, ऑफ वायरस, ये इसका होता है वायरस। और
वायरस की एक खास बात बताता हूं, वायरस पर प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स 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 असर नहीं करती, असर नहीं होती। यानी कि जो जितने भी रोग हैं जो वायरस जनित होते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जो जांच होती है वो है ज्यादा फेमस है, जो एलाइजा एलाइजा एलिसा, इसको एलिसा भी बोल देते हैं, एलिसा या एलाइजा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? एंजाइम एंजाइम लिंकेट इम्यूनो सोरवेंट ऑफ एसे, ये नाम याद आप रख सकते हो। ठीक है, इसका बचाव ही इसका उपाय है। ज्यादा फैलने का रीजन इसका बता दिया था, फिजिकल रिलेशन होता है, बॉडी के जो बॉडी के द्रव्य पदार्थ होते हैं उनके एक्सचेंज से होता है। ठीक है, जिसमें मेन आप याद रख सकते हो रक्तदान से, गर्भवती माता से शिशु में, ठीक है, संक्रमित सुइयों से और आपका अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से। ठीक है, ये आप 4-5 रीजन आप इसमें मान सकते हो। ठीक है, तो इसका बचाव ही इसका इलाज है। तो एडिस का पूरा नाम बता दिया, सिंड्रोम का मतलब बता दिया, वायरस बता दिया, परीक्षण की फुल फॉर्म बता दी। यहां से 4 या 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चलिए मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल ने प्रयोग किए थे अनुवांशिक के, मेंडल के प्रयोग जो किए थे वो कौन से पादप पर किए थे? कौन से पादप पर किए थे? मटर के पादप पर किए थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एग्जाम आपको पास करने के लिए नहीं, फेल करने के लिए बनाया जा रहा है, तो वो मटर नहीं देगा। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम स्टाइवम, पाइसम स्टाइवम, यही होता है क्या? मुझे तो ये लग रहा है यही होता है। ठीक है, पाइसम स्टाइवम, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी बात, F1PD में क्या अनुपात प्राप्त हुए थे? एकल संक्रमण, जब उसने एक संकरण करवाया था तो F1 में क्या प्राप्त हुए थे? 100% प्राप्त हुए थे एक संक्रमण में। F2P में 3:1 है आपका फिनोटाइप, 3:1 है आपका फिनोटाइप, 1:2:1 है आपका जीनोटाइप। ठीक है, लेकिन जब द्विसंकर संकरण करवाया तब उसमें क्या प्राप्त हुआ? F2 में जीनोटाइप क्या प्राप्त हुए? 1, 2, 12, 24, 12, 121। मैंने तो ऐसे ही याद किया, आप भी ऐसे याद कर लो, बाकी मैंने इसकी पूरी क्लास डिटेल बताई हुई है कैसे हुआ है। तो एफ इसमें फिनोटाइप क्या था? 93 याद रख लेना। यहां से क्वेश्चन, अगर वो टफ क्वेश्चन बनाता है तो यहां से बनाएगा, थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन बनाता है तो यहां से बनाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे और देखते हैं, और क्वेश्चन बताइए अगर किसी के पास ध्यान में है तो। चलो मैं आपको करवा देता हूं, आगे मैं क्वेश्चन देखता हूं मेरे पास है तो। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है भाई? सेरिब्रम होता है। ठीक है, कौन होता है? सेरिब्रम होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिए,
चलो मिल गया थोड़ा सा करवाने के लिए आपको। मानव शरीर में कितने प्रकार के अपने जो मानव तंत्र पढ़ते हैं, तो